नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है शेष पर तक के इस एपिसोड में। साथियों, पिछले 48 से 72 घंटों के बीच आप दो बातें काफी सुनते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से निकली हुई पहली बात कि बीजेपी को 370 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, और वही दूसरी बात कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। तो ये 370 भारतीय जनता पार्टी को और तीसरे कार्यकाल में क्या समानता, क्यों 370 बीजेपी को चाहिए, ये बातें क्यों कही जा रही है। और इन सब से आगे बढ़कर के जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 सीटें बीजेपी को करने के लिए बात कही, जीतने की बात कही, एनडीए 400 पार की बात की, उसके बाद सत्ता के भोपू माने जाने वाले मीडिया के एक बड़े से खेमे में सब में होड़ लग गई कि कौन कितना बड़ा चापलूस है, कौन कितना बड़ा सत्ता का चमचा है। ये साबित करने की होड़ लग गई टीवी स्क्रीनों पे कि 370 को कम देने को कोई तैयार नहीं होता है। कोई 370 देता है टीवी पे, कोई 390, कोई 380। यानी ये कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया चापलूसी में, चरण वंदना में, दलाली करते हुए, वह भी कोई चैनल वाला अब पीछे नहीं है। इस दौर में मीडिया के जो करतूत है, उस तरह तरह के सर्वे डेली शाम को एक रिपोर्टर, कोई पटना के भीतर, कोई लखनऊ के भीतर, कोई दिल्ली के भीतर, कोई बेंगलुरु के भीतर, कोई भोपाल के भीतर, कोई मध्य प्रदेश, कोई झारखंड, कोई दिल्ली, कोई मतलब कहीं भी एक एक को बैठा करके टीवी चैनल वाला, और फिर जाकर के आपके दिमाग के ऊपर असर करने वाली बातें वहां से शुरू कर देगी, ब्रेन वॉश करना शुरू कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने वो किया। प्रधानमंत्री की कहने के पहले किसी भी टीवी चैनल ने 370 दिखाना शुरू नहीं किया था, या 370 या उससे अधिक सीटें दिखाने शुरू नहीं किए थे। लेकिन अब आप देखते होंगे कि ये दिखाई जा रहे हैं। और सच्चाई क्या है, हकीकत में क्या सीटें मिल रही है, इस बात पे गौर करने वाली है। लेकिन सबसे पहली बार की आखिरकार सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए पिछले 10 साल से काबिज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 370 सीटें ही बीजेपी को क्यों चाहिए, और एनडीए को 400 पार, और बड़े फैसले तीसरे टर्म में क्या होगा। क्या नोटबंदी से कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा? क्या इस भारत देश के भीतर राज्यों की फाइनेंशियल कैपेसिटी को, वित्तीय ताकत को स्ट्रेंगुलेट करने वाली एक तरह से एक है वित्तीय ताकत का, राज्यों की वित्तीय ताकत जो होती है उसको गला घोटने जैसी व्यवस्था करने वाली जीएसटी लाने से ज्यादा बड़ा फैसला होगा? अब दरअसल सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी होगा कि 370 सीटों पर सरकार का निगाहें क्यों है, बीजेपी के क्यों है। लोकसभा में 543 सदस्यों की संख्या है। 543 का 2/3 362 करीब सीटें होती है, और 362 सीटें जब 2/3 होती है तो बड़े बहुमत के लिए, बड़े फैसले के लिए, स्पेशल मेजोरिटी के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत संसद के दोनों सदनों में होती है। 543 सदस्यों की लोकसभा के भीतर बड़े बड़े फैसलों के लिए, स्पेशल मेजोरिटी के लिए, जो कहते हैं बड़े फैसले, बहुत बड़े फैसले, 362 कम से कम चाहिए। तो 245 सदस्यों की राज्यसभा के भीतर बड़े फैसलों के लिए 164 चाहिए, 164 सांसद चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ चाहिए, यानी देश के जितने भी राज्यों के भीतर मौजूदा समय में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ा जाए, जहां फिलहाल विधानसभा की व्यवस्था वहां पर नहीं है, अभी परिसीमन का कार्य पूरा हुआ, चुनाव वहां पे ये नहीं हुआ, जितने राज्यों में विधानसभा, उसके भीतर 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडुचेरी। तो 28 और 2 30 राज्यों के भीतर जो विधानसभा है, उसमें कम से कम 15 राज्यों के भीतर सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी जाकर के बड़े फैसले, ऐसे बड़े फैसले जो संघीय ढांचे को भी प्रभावित करता हो, वह लिया जा सकता है। तो फिर 362 कहने में शायद ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन धारा 370 बैकअप द माइंड, 362 कहने से बेहतर है कि 370 कहो, धारा 370, ताकि लोग इसको समझ नहीं पाए कि बड़े फैसले कौन से होंगे। दरअसल स्पेशल मेजोरिटी जो है, 2/3 बहुमत, और बड़े फैसले की जो बातें किया जा रहा है, जो परिकल्पनाएं हो रही है, तो बड़े फैसले इस भारत देश के संविधान के साथ मूलभूत रूप से छेड़छाड़ करने की होगी। सबको पता है कि 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यों के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस देश को, सरकारों को संविधान से छेड़छाड़ करने के अधिकार को करीब करीब पूर्ण दशा कर दिया। जब भी ऐसी कोई प्रयास हुआ, कभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली, तो कभी 2015 के भीतर एनजेएससी के मामले में अगर देखे तो टोटली
क्रैश कर दिया पूर्णतः ऐसे संविधान संशोधन को जो कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर को धत्ता बताते थे उसको क्रैश करने का काम। 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती जजमेंट क्या होता है सबको पता है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता, मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसका कोई बदलाव, संसद सरकार संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा होती है। संविधान का जो मूलभूत स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मूलभूत स्ट्रक्चर क्या होता है? मूलभूत स्ट्रक्चर होता है नागरिकों के मूल अधिकार। मूलभूत स्ट्रक्चर होते हैं संघीय ढांचा, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। कितने अधिकार राज्य के होंगे, इतने अधिकार केंद्र के। मूलभूत ढांचे के भीतर राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा। मूलभूत ढांचे के भीतर और क्या होती है? आरक्षण की व्यवस्था, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों वर्ग के लिए और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। और इन सब के ऊपर कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग वार करते रहे। मोहन भागवत एक दौर में आरक्षण की समीक्षा की बात करते थे, पूरा का पूरा बिहार उसमें चुनाव में निपट गया। बिहार के विधानसभा 2015 के चुनाव में धर्मनिरपेक्षता से पहले से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसके भीतर आरक्षण तो होगा नहीं, जिसके भीतर समाज के कमजोर और दबे कुचले वर्गों के लिए कुछ किया नहीं जाएगा। आज भी आप देखेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। कई सारी जगहों पर इस बात को देखा जाता है कि ओबीसी के आरक्षण की प्रक्रिया को दलितों की आरक्षण के लिए जितनी सीटें होनी चाहिए वो अधिकार उस अनुपात में सीटें मिलती है। तो संविधान सम्मत तरीके से इसको कैसे किया जाए, ये कवायद, इसके लिए 370 की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 362 कम से कम जरूरत है, सीधे सीधे 370 कहा जा रहा है। और यही बड़े फैसले होंगे कि पहला, कि पंथ निरपेक्ष स्वरूप भारत का स्वीकार नहीं। यही बहुत बड़ा फैसला कहीं ना कहीं संभावित लग रहा है। आरएसएस के एजेंडे से आरक्षण की बात स्वीकार्य नहीं है। यही दक्षिण पंथ की मूलभूत अवधारणाएं होती है कि समाज के दबे कुचले वर्गों को लोग दबे कुचले ही रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ट्वीट डिलीट कर दिया। एक ट्वीट उन्होंने क्या कहा था ट्वीट में कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो समाज के ऊपरी वर्ण के लोगों के लिए सेवा करते रहे। यही मूलभूत दक्षिणपंथी सोच है। इसी दक्षिणपंथी सोच को कैसे आगे भी आने वाले पीढ़ियों के ऊपर थोपा जाए, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मूलभूत ढांचे के भीतर जब तक छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा तब तो न तक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खत्म किया जाएगा, न ही राज्य सरकार के अधिकारों को कम किया जा सकता है, न ही धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जा सकता है, न ही आरक्षण को खत्म कर दिया जा सकता है। तो इसमें संघीय ढांचा को तो किया ही नहीं जा सकता, न ही नागरिकों की जो मूलभूत अधिकार है उसको खत्म किया जा सकता है। अब उमर खालिद कितने दिनों से जेल में होते हैं, मनीष सिसोदिया कितने दिनों से जेल में होते हैं, अब तक कोई मनी ट्रेल प्रूफ नहीं, लेकिन लोगों को जेल में रखा जाता है। तो इन सारी चीजों को कानूनी अमली जामा कैसे पहनाया जाए, यानी तानाशाही की पूरी प्रवृत्ति को कैसे इस भारत देश के ऊपर हावी कर दिया जाए, एक ओबीडियंट सोसाइटी यानी आज्ञा पालक समाज की परिकल्पना को कैसे साकार कर दिया जाए, इसके लिए चाहिए, इसे ही कहते हैं बड़ा फैसला। इसके लिए चाहिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी 2/3 बहुमत। बात थोड़ी देर अगर करें सर्वे की, जो मीडिया के बड़े से खेमा एक दिखा रहा लगा जब से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की अभिभाषण में ये जिक्र किया 370 बीजेपी और 400 एनडीए पार, तब से मीडिया के अंदर होड़ लग गया है कौन कितनी बड़ी चापलूस है, कौन 370, कौन 400, कौन 390 दिखाए। सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई दरअसल ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को आज के दौर में 200-250 सीट पहुंचने के लाले पड़े हैं। 200-250 सीट पहुंचने तक हालात तभी पैदा होंगे जब नीतीश कुमार उस गठबंधन के साथ चले गए और जयंत चौधरी की जाने की पूरी सामने स्पष्ट बातें हो गई। अब जब तब औपचारिक रूप से तारीख का ऐलान है और जयंत चौधरी जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को अब 250 सीट तब जाकर के पूर्णेंगे। इस तरह की इसको समझने की प्रयास अगर करें तो फिर 2007 के भीतर जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन की परिसीमन आयोग के बाद जो है इस भारत देश में चौथा परिसीमन लागू हुआ था। परिसीमन की सिफारिशें लागू हुई, 543 लोकसभा की सीटें नए सिरे से
डिलिमिटेशन के बाद तैयार की गई और उसके बाद 3 चुनाव हो चुके हैं, 2009 के, 2014 और 2019। तो इन 543 लोकसभा के सीटों में 342 सीटें, 342 सीट ऐसी होती है जिसको परिसीमन के बाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कम से कम एक बार जरूर जीती, चाहे 9 में जीती, चाहे 14 में जीती, चाहे 19 में जीती, चाहे किन्हीं 2 में जीता या फिर तीनों में जीता। 342 सीट, यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 201 सीटें इस देश में ऐसी होती है जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं जीत पाई। तो अब सवाल उठता है कि अपर लिमिट ही जहां भारतीय जनता पार्टी की रीच होती है इस देश के भीतर, एक मजबूत ताकत के तौर पे रीच होती है, पहुंच होती है, वो सीटें ही 342 होते हैं। तो 370 कैसे जीतेंगे और ये मीडिया वाले कैसे जिता देंगे? ऊपर से एक तुर्रा की जिन 342 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन के बाद कम से कम एक बार जीता है, उसके भीतर बिहार में 26 सीटें होती है और बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है 17 लड़ेगी 17-18, तो 26 कैसे जीतेगी? अगर वो 342 को बरकरार रख करके भी वहीं तक अगर चापलूसी की सीमा होती टीवी चैनलों की, तो फिर बताते कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितनी सीटें जीत सकती है। 26 सीटें तो कभी ना कभी बिहार के भीतर जीत 40 सीटों में, और लड़ेगी केवल 17 या 18 सीटें बिहार में, तो 26 भी वो नहीं जीत सकती। तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के भीतर, चरम परिस्थिति के भीतर, कहते हैं ना चरम उत्कर्ष का दौर भी सामने आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी लड़ेगी उतना ही जीतेगी बिहार में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटें में जो 73 ऐसे है जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी 73 जीती है, वो आजमगढ़ के बाई इलेक्शन सीटों को मिला करके 73 सीट ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी जीता। तो अब सवाल यहाँ पर होता है कि वो 73 भी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिले तो मैक्सिमम होगी। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान प्रदेश के भीतर चले जाएं, 25 सीटें ऑलरेडी उनके गठबंधन पिछले बार गठबंधन में मिली थी बीजेपी प्लस। तो मध्य प्रदेश के भीतर अगर 29 में 28 सीटें उन्हें ही मिली थी, हरियाणा में 10 में 10 उन्हें ही मिली थी, हिमाचल और उत्तराखंड के भीतर चंडीगढ़ और दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, गुजरात की सारी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, झारखंड में 14 में 12 सीटें मिली और कर्नाटक में 28 से 26 मिली बीजेपी प्लस को। तो फिर महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को अकेले 23 सीटें ही मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें तो इतनी सीटें अगर उनको मिल रही थी, इतनी सीटें अगर 303 तक की आंकड़ा पहुंच पाया, गोवा, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर सब सीटों को जोड़ करके तो कहां से भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी 370 तक? ये तो कहते हैं ना बेवकूफी वाली बातें हैं। उस दौर में कर्नाटक के बीजेपी के पास सत्ता नहीं, न सत्ता है, न नैरेटिव है, न नारा होता है, न चेहरा होता है। कर्नाटक के भीतर वहां एक अलग ही आंदोलन चलता है, फाइनेंशियल इनजस्टिस का आंदोलन, कि कर्नाटक केंद्र को इतना टैक्स देता है लेकिन उसको उतना पैसा कम क्यों मिलता है, हम देश के गरीब राज्यों के बोझ क्यों उठाए। इस तरह का आंदोलन कर्नाटक के भीतर चल रहा है। हालांकि इस तरह का आंदोलन का समर्थन नहीं किया जा सकता, ये कहीं ना कहीं बेवकूफाना वाली बातें हैं, लेकिन इस तरह का आंदोलन अगर देश में चल रहा है, इस तरह की बातें कर्नाटक प्रदेश से अगर आ रही है या दक्षिण के समूचे राज्यों से उठ रही है, हो सकता है महाराष्ट्र तक भी पहुंच जाए। और महाराष्ट्र के भीतर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होती है। जब से 19 सर्टिफिकेट वाले अध्यादेश मराठों के लिए आया, मराठे तो पक्ष में नहीं आए, उल्टा ओबीसी उनके पाले से बाहर निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के भीतर जितनी सीटें उतनी बचेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 62 जो पिछली बार मिली थी। हरियाणा के भीतर किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के आंदोलनों के बाद, जाटव के मुद्दे के सामने आने के बाद, जब नूह और मेवात जैसे सांप्रदायिकता की बुनियाद नहीं पड़ पाई, तो भला किस प्रकार से हरियाणा के भीतर सीटें रिपीट हो। गुड़गांव, फरीदाबाद के बाद तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी लोकसभा सीट तक पहुंचती हुई तो दिखाई नहीं, तीसरी मिली, यही उपलब्धि। समाज के अलग अलग वर्गों की अगर बात किया जाए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की जाए, इन सबों के बीच जो है, यदि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम इस भारत देश के पहले दलित प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर अगर सामने आ गया इंडिया गठबंधन के भीतर से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 200-250 तो छोड़िए 200 पार करने में दिक्कत हो सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी 200, 250, 300 जितना जीते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट होगी, तो उस परिस्थिति के भीतर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि
वहां उन परिस्थितियों के भीतर आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इतनी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली कि सरकार कैसे बने। लेकिन 370 का नारा, 400 पार का नारा क्यों चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से संविधान में से छेड़छाड़ करने के लिए 370 चाहिए। आएगा नहीं आएगा अलग बात होती है, लेकिन समाज के अलग अलग वर्ग के मुद्दों को अगर देखा जाए तो ओल्ड पेंशन योजना से लेकर के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पेंशन परेशान हैं। जिनको एनपीएस दिया गया वो ओपीएस चाहते हैं। पेपर लीक से 2 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी परेशान होते हैं। अगली बात अगर इसको देखा जाए, इसको इससे कनेक्ट करके, तो किसानों के आंदोलन से करोड़ों लोग प्रभावित हैं। चौथी बात अगर इसको बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर के लोग परेशान है। 5वीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी सर्टिफिकेट के ओबीसी जाति के ऊपर सवाल उठा दिया, जब उनकी जाति को तब डाला गया जब केंद्र और राज्य दोनों की बीजेपी की सरकार थी। वो लिस्ट से ओबीसी है ही नहीं, पैदाइशी ओबीसी है ही नहीं है। तो इस तरह के नाम उछलते हुए, इस तरह के जिक्र करते हुए इन सारे परिस्थितियों के भीतर अगर ध्यान रखे तो इन सारे परिस्थितियों के भीतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 370 की बात तो दूर है, 2-250 आंकड़े तक नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे सहयोगी ही किसी प्रकार से पहुंचा दिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी को। देख दीजिए मीडिया के सर्वे को छोड़ करके, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।